स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं साइंस प्रैक्टिस सेट 19 के दूसरे पार्ट की। जी हाँ दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने साइंस प्रैक्टिस सेट 19 का पार्ट 1 देखा था, जहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 15 तक के क्वेश्चन को डिस्कस करा था। दोस्तों आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से 25 तक के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और हाँ, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि आज के इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है उसका PDF आपको कहाँ मिलेगा, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से जा करके ले सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आइए दोस्तों, आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का क्वेश्चन नंबर 60, बड़ा ही लॉलीपॉप सा सवाल। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो मेरे ख्याल से इन सब टाइप के प्रश्नों को आप कभी भूल के भी मिस नहीं करेंगे। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस वर्गीकरण के अनुसार आवर्त सारणी में तत्वों को उनकी परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है। नो डाउट आप सबों को मालूम है कि जो आवर्त सारणी बनाने का प्रयास किया गया था वो दो आधार पे हुआ था। पहला हुआ था द्रव्यमान संख्या के आधार पर और दूसरा हुआ था परमाणु संख्या के आधार पर। जैसा कि आप सबों को मालूम है कि जो तत्वों के द्रव्यमान संख्या के आधार पर तत्वों को आवर्त सारणी में बांटने का प्रयास किया गया था, उसमें पहला प्रयास किसका था? तो गुरुजी पहला प्रयास डॉबरेनर का था। यानी कि डॉबरेनर का जो त्रियक नियम था वो किस पे था? तो द्रव्यमान संख्या के बेस पे था। साथ ही न्यूलैंड का जो अष्टक नियम था, न्यूलैंड का जो अष्टक नियम था यानी कि ऑक्टेव रूल था, वो भी किस पे आधारित था? तो सर तत्वों के द्रव्यमान संख्या पे ही आधारित था। साथ ही साथ मेंडलीफ ने जो अपना आवर्त सारणी बनाया था, मेंडलीफ ने भी जो अपना आवर्त सारणी बनाया था वो भी किस आधार पे था? तो सर द्रव्यमान संख्या के आधार पे ही था। सिर्फ और सिर्फ एक वैज्ञानिक ऐसे थे जिसका नाम था मोस्ले। इन्होंने जो आवर्त सारणी बनाया ये किस आधार पर था? तो सर परमाणु संख्या के आधार पर था। और मोस्ले का जो आवर्त सारणी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो सर आधुनिक आवर्त सारणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आधुनिक आवर्त सारणी बोलते हैं। यानी कि आपका जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें तत्वों का वर्गीकरण किस आधार पे किया गया है? तो सर बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पे किया गया है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका सीधे सीधे आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने आवर्त सारणी बनाया, आप कहेंगे सबसे पहले मेंडलीफ नामक वैज्ञानिक ने आवर्त सारणी बनाया। आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया? तो सर मोस्ले ने बनाया। मेंडलीफ का आवर्त सारणी किस पे आधारित था? आप कहेंगे द्रव्यमान संख्या पे आधारित था। मोस्ले का आवर्त सारणी किस पे आधारित था? आप कहेंगे परमाणु संख्या पे आधारित था। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? आपका ऑप्शन दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि जब पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिला दिया जाए तब कौन सा गैस निकलेगा। सीधे सीधे बात की जा रही है कि अगर ब्लीचिंग पाउडर को पानी के साथ रिएक्ट करवाया जाए तो कौन सी गैस निकलेगा। आप सबों को मालूम होना चाहिए कि ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2, इसी को हम लोग कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कहते हैं। ध्यान में रखेंगे कि जब ये H2O के साथ रिएक्ट करेगा, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, तब ये क्या बना लेगा? तो सर ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा, CaOH2 बना लेगा। साथ ही साथ क्या रिलीज होगा? तो सर क्लोरीन गैस रिलीज होगा। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अगर पानी में ब्लीचिंग पाउडर मिलाया जाए तो कौन सी गैस निकलेगी, आप कहेंगे गुरुजी क्लोरीन गैस निकलेगी। इसीलिए सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि यदि 1 किलोग्राम मिश्र धातु में 32% कॉपर, 40% जिंक और शेष निकिल है तो मिश्र धातु में कॉपर की मात्रा कितनी होगी? आपका ऑप्शन दिया हुआ है 280 ग्राम, दूसरा ऑप्शन है 400 ग्राम, तीसरा ऑप्शन है 240 ग्राम और चौथा ऑप्शन है 320 ग्राम। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि कोई मिश्र धातु के 1 kg में कितना परसेंट क्या है सर? तो सर 32% कॉपर है, 32% कॉपर है। साथ ही साथ 40% क्या है सर? तो 40% जो है इसमें जिंक है और शेष क्या है सर? तो सर शेष इसमें निकिल है। तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी जब 32% कॉपर है और 40% जिंक है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जब इसको दोनों को जोड़ा जाएगा तो ये जोड़ करके हो जाएगा 72, यानी कि 72% में कॉपर और जिंक है तो बचा 28।
तो 28% क्या होगा, निकिल होगा। तो आप ये कह सकते हैं कि सर जो शेष निकिल की बात की जा रही है तो निकिल कितना परसेंट है, तो सर 28% है। आपसे क्या पूछा जा रहा है कि इस 1 kg मिश्र धातु में कॉपर टोटल कितना ग्राम है। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी 1 kg में 1000 ग्राम होता है। क्या होता है, 1000 ग्राम होता है। और हमसे ये पूछा जा रहा है कि 1000 ग्राम में ये जो हमारा 32% कॉपर है वो कितना ग्राम है। आप क्या कहिएगा कि सर 1000 का हम यहाँ पे 32% निकाल देंगे, तो 32 बटा क्या हो जाएगा 100, ये 0000 कैंसल, 32 दाएँ 320, यानी कि कॉपर इसमें कितना है, तो सर 320 ग्राम है। सही आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी कहेंगे कि सर सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, बड़ा ही आसान सा सवाल, और इस क्वेश्चन को मैंने कई बार अपने सेशन में आप सबों को बताया है। आपसे पूछा जा रहा है कि डैश समान अस्थायी उत्तक नहीं है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है दृढ़ उत्तक, मृदु उत्तक, स्थूल कोण उत्तक, और चौथा ऑप्शन है जाइलम। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा समान अस्थायी उत्तक नहीं है। क्या होगा इसका आंसर। मेरे मित्र आप सभी कहेंगे कि सर आपने कई बार बताया है कि प्लांट टिश्यू 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, पहला कौन सा होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू। जैसा कि आप सबों को मालूम है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, तो सर इसको हम लोग हिंदी में विभुज्योतक उत्तक कहते हैं। क्या कहते हैं, विभुज्योतक उत्तक कहते हैं। और परमानेंट टिश्यू को हम लोग हिंदी में अस्थायी उत्तक कहते हैं। कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको ये भी मालूम है कि जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में कोशिका विभाजन करने की क्षमता खत्म हो जाती है, देन ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है। परमानेंट टिश्यू को हम लोग 2 कैटेगरीज में बांटते हैं। पहला हम लोग सरल अस्थायी उत्तक कहते हैं, और दूसरा हम लोग क्या कहते हैं, जटिल अस्थायी उत्तक कहते हैं। परमानेंट टिश्यू को हम लोग कितने कैटेगरीज में बांटते हैं, 2 कैटेगरीज में बांटते हैं। पहला आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू यानी कि सरल अस्थायी उत्तक कहलाता है, और दूसरा आपका जटिल अस्थायी उत्तक कहलाता है। आपके क्वेश्चन के ऑप्शन में जो ऑप्शन ए है, बी है और सी है, ये सभी के सभी क्या है, तो सर ये प्लांट के सरल अस्थायी उत्तक हैं। कौन से हैं सर, प्लांट के सिंपल परमानेंट टिश्यू हैं। जबकि आपके ऑप्शन में जो जाइलम दिया हुआ है, जो आपके ऑप्शन में जाइलम दिया हुआ है वो क्या है, तो सर प्लांट के जटिल अस्थायी उत्तक हैं। साथ ही ध्यान में रखेंगे कि जाइलम और फ्लोएम दोनों ही क्या कहलाते हैं, तो जाइलम और फ्लोएम दोनों ही प्लांट के जटिल अस्थायी उत्तक कहलाते हैं। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डैश समान अस्थायी उत्तक नहीं है, आप सभी कहेंगे कि सर ऑप्शन नंबर डी जो है वो समान अस्थायी उत्तक नहीं है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, बड़ा ही आसान सा सवाल, और अगर आपने हमारा तत्व वाला क्लास को अटेंड किया है तो इस क्वेश्चन को आसानी से बना लेंगे। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद तत्व कौन सा है। मैंने आपको गला फाड़ फाड़ के बताया था कि आपके शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व कौन सा है। आप सभी याद रखेंगे ऑक्सीजन है। कौन सा है सर, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन की कितनी परसेंटेज होती है आपके शरीर में, 65% ऑक्सीजन है। और अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि ऑक्सीजन के बाद दूसरा सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व आपके शरीर में कौन सा है, तो आप क्या कहेंगे, कार्बन। क्या कहेंगे सर, कार्बन। और इसकी परसेंटेज कितनी है, तो सर कार्बन आपके बॉडी में 18% है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद तत्व कौन सा है, आप सभी कहेंगे ऑक्सीजन। तो सही आंसर क्या होगा, आप कहिएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि डैश समरूप अंग हैं। आपका ऑप्शन दिया हुआ है लॉबस्टर की पूंछ और व्हेल का फाल, दूसरा ऑप्शन है चमगादड़ का पंख और व्हेल का पंख, तीसरा ऑप्शन है कुत्ते का पैर और डॉल्फिन के फ्लीपर, और चौथा ऑप्शन है मानव हाथ और बैल का पैर। क्या होगा इसका आंसर। आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि इन चारों में से किसका समरूप अंग होता है। अच्छा, समरूप अंग का मतलब समझते हैं। समरूप अंग वैसा अंग होता है जो एक जैसा दिखता है और उसका कार्य भी क्या होता है, सेम होता है। ध्यान में रखिएगा कि समरूप अंग को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो सर इसको हम लोग इंग्लिश में एनालॉग ऑर्गेन कहते हैं। क्या कहते हैं, एनालॉग ऑर्गेन कहते हैं। तो वैसा ऑर्गेन जो एक जैसा दिखे और एक जैसा फंक्शन करे, एक जैसा कार्य करे, क्या कहलाता है, समरूप अंग कहलाता है। ध्यान में रखिएगा कि जो लॉबस्टर की पूंछ होती है,
जो लॉबस्टर की पूंछ होती है। अच्छा, आप कहेंगे सर ये लॉबस्टर का मतलब क्या होता है? तो झींगा मछली आप सभी जानते होंगे, झींगा मछली का नाम आप सभी सुने होंगे। तो जो झींगा मछली का पूंछ होता है और साथ ही साथ जो व्हेल मछली का फाल होता है, ये दोनों एक जैसा दिखता है और इसीलिए लॉबस्टर की पूंछ और व्हेल के फाल को क्या कहा जाता है? समरूप अंग कहा जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे कि सर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा है? आपका ऑप्शन दिया हुआ है लाल, दूसरा ऑप्शन है नीला, तीसरा ऑप्शन है गुलाबी, चौथा ऑप्शन है काला। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? ऑक्टोपस मतलब 8 पैर वाला। तो ध्यान में रखेंगे कि जो ऑक्टोपस है इसके ब्लड का कलर कैसा होता है? तो सर इसके ब्लड का कलर नीला होता है। कैसा होता है सर? नीला होता है। अब आप कहेंगे सर नीला काहे होता है? इसीलिए होता है कि इसमें जो ब्लड पिगमेंट पाए जाते हैं, वर्णक पाए जाते हैं, जिसके चलते इसका ब्लड का कलर नीला होता है, वो कौन सा होता है? तो सर हीमोसाइनिन होता है। कौन सा होता है? हीमोसाइनिन होता है। ठीक है, और ध्यान में रखिएगा कि इस हीमोसाइनिन में क्या पाया जाता है? तो सर कॉपर धातु पाई जाती है। कौन सी धातु पाई जाती है? कॉपर धातु पाई जाती है, जिसके चलते इसके ब्लड का कलर कैसा होता है? सर नीला होता है। जबकि हम सभी जो कहते हैं कि हम लोग का जो ब्लड है वो क्या होता है? लाल होता है। किसके चलते? हीमोग्लोबिन के चलते। तो हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है? तो ध्यान में रखिएगा कि जो आयरन धातु है वो कहाँ पे पाया जाता है? हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। और कॉपर धातु किस में पाया जाता है? तो हीमोसाइनिन में पाया जाता है। साथ ही अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि ऑक्टोपस किस संघ का जीव है, तो आप क्या कहेंगे कि ऑक्टोपस जो है ये मोलस्का संघ का जीव है। किस संघ का जीव है? मोलस्का संघ का जीव है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, बड़ा ही सरल सा क्वेश्चन। आपसे पूछा जा रहा है कि आँख की वह संरचना जो प्रकाश किरणों को अपवर्तित करने और रेटिना पर केंद्रिता करने का कार्य करती है, उसे क्या कहा जाता है? आपको ऑप्शन दिया हुआ है कॉर्निया, दूसरा ऑप्शन है पुतली, तीसरा ऑप्शन है लेंस, चौथा ऑप्शन है आइरिस। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आंख का ऐसा कौन सा संरचना है जो प्रकाश की किरणों को अपवर्तित करने का काम करता है, साथ ही साथ उसको रेटिना पर केंद्रित करने का कार्य करता है। आप क्या कहेंगे कि सर हमारे आंख में जो लेंस लगी हुई है, जिसको हम लोग नेत्र लेंस कहते हैं, इसी का काम क्या होता है? तो सर प्रकाश की किरणों को अपवर्तित करके रेटिना पे केंद्रित करना, ताकि हम लोग किसी भी वस्तु को आसानी से देख पाएं। तो जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका सीधे सीधे आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बाकी का जो ऑप्शन है उसमें पहला ऑप्शन है कॉर्निया। आप सबों को मालूम है कि आपके आंख का जो आगे वाला पारदर्शी भाग है वो क्या कहलाता है? कॉर्निया कहलाता है। और फिर आपके ऑप्शन में दिया हुआ है पुतली। नो डाउट आप सभी समझ पा रहे होंगे, इसी को हम लोग इंग्लिश में प्यूपिल कहते हैं। और आपका जो चौथा ऑप्शन है वो है आइरिस, जिसको हम लोग हिंदी में परितारिका कहते हैं। और इसके द्वारा क्या होता है? तो सर प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण किया जाता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24, बड़ा ही सरल सा क्वेश्चन। आपसे पूछा जा रहा है कि मानव शरीर में निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? आपका ऑप्शन दिया हुआ है योनि, दूसरा ऑप्शन है अंडाशय, तीसरा ऑप्शन है फैलोपियन ट्यूब, चौथा ऑप्शन है गर्भाशय। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मानव शरीर में निषेचन की प्रक्रिया कहाँ पे संपन्न होती है। आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ये निषेचन की प्रक्रिया क्या होती है? तो चला ध्यान में रखना है, इसी को हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अच्छा, फर्टिलाइजेशन होता क्या है? तो ध्यान में रखेंगे कि जब मेल के बॉडी से स्पर्म निकलता है, वो स्पर्म और फीमेल के बॉडी से जो ओवम निकलता है, तो वो ओवम यानी कि स्पर्म और ओवम जब एक दूसरे के साथ मिल जाता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं, निषेचन कहते हैं। ध्यान में रखेंगे कि ये जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है ये कहाँ पे होती है? तो सर ये फीमेल के बॉडी में होती है। कहाँ पे होती है? फीमेल के बॉडी में होती है। फीमेल के बॉडी में कहाँ पे होती है? तो सर फीमेल के बॉडी में जो फैलोपियन ट्यूब होता है, फीमेल के बॉडी में रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन का जो हिस्सा होता है फैलोपियन ट्यूब, वहाँ पे क्या होता है? तो सर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, यानी कि निषेचन की प्रक्रिया होती है।
तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि मानव शरीर में निषेचन की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है, आप कहेंगे मादा के फैलोपियन ट्यूब में संपन्न होती है। इसीलिए सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन एक पादप उत्पाद नहीं है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है जूट, दूसरा है रबर, तीसरा है सागौन और चौथा है शहद। क्या होगा इसका आंसर, आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा प्लांट प्रोडक्ट नहीं है। आप सभी क्या कहेंगे कि सर हमारा जो पहला ऑप्शन है जूट, जिसको हम लोग पटुआ भी बोलते हैं, ये कहाँ से निकलता है, तो सर पेड़ से निकलता है, यानी कि ये हमारा क्या है, प्लांट प्रोडक्ट है, पादप उत्पाद है। जबकि आपका दूसरा ऑप्शन है रबर, आप कहते हैं सर रबर भी रबर प्लांट से निकलता है, यानी कि रबर भी क्या है, प्लांट प्रोडक्ट है। जबकि आपका जो तीसरा है सागौन, तो इसका भी वृक्ष होता है और इसका लकड़ी काम आता है, यानी कि ये भी आपका क्या है, प्लांट प्रोडक्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन ए, बी और सी तीनों ही क्या है, प्लांट प्रोडक्ट हैं। जबकि शहद जो है वो क्या है सर, प्लांट प्रोडक्ट नहीं है। ये किससे प्राप्त किया जाता है, तो सर मधुमक्खियों से प्राप्त किया जाता है और इसको हम लोग एनिमल प्रोडक्ट के रूप में रखते हैं, यानी कि पशु उत्पाद के रूप में रखते हैं। तो आप बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे मित्र उम्मीद करते हैं यहाँ तक के जितने भी क्वेश्चन थे उसको आप आसानी से समझ पाए होंगे। अब इस टाइप का प्रश्न अगर आपको दोबारा दे दिया जाए तो मेरे ख्याल से आप उसका जवाब भी आसानी से दे सकते हैं। साथ ही उम्मीद ये भी करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।